9.0 ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया एम्बिशियस एजेंडा है और इसका फोकस बिल्कुल लेजर शार्प है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए इतना पावरफुल बनाना कि वो ग्लोबली compete कर सकें। तो इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम ES 9.0 को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। सबसे पहले ये है क्या, फिर इसके टेक मैंडेट्स क्या हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए है, एग्जाम्स और इंटरव्यूज के लिए इसकी की टेकअवेज क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ES 9.0 फंडामेंटली है क्या चीज। ओके, तो ये ईज का फुल फॉर्म है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ये कोई नया प्रोग्राम नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का एक फ्लैगशिप रिफॉर्म प्रोग्राम है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा से एक ही रहा है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंटली साल दर साल इम्प्रूव करना। और यहाँ आती है सबसे क्रूशल बात, ईज के पहले वर्जन से अलग ES 9.0 पूरी तरह से 100% टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड है। गोल बिल्कुल क्लियर है, PSBs को फ्यूचर रेडी बनाना। और टूल्स क्या है? AI, जनरेटिव AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड, ये सारे बज़वर्ड्स अब PSBs के लिए रियलिटी बनने वाले हैं। और हाँ, इसके लिए क्लियर डेडलाइन भी सेट की गई है, फाइनेंशियल ईयर 2027। ओके, सो फाउंडेशन क्लियर है। अब चलते हैं इसके हार्ट पर, यानी इसका टेक्नोलॉजी ओवरहॉल एजेंडा। इसमें एग्जैक्टली क्या करना है? इस एजेंडा में बेसिकली 4 बड़े मैंडेट्स दिए गए हैं PSBs को। नंबर 1, AI और मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट करना है ताकि लेंडिंग डिसीजंस बेहतर हों, फ्रॉड रुके और रिस्क रियल टाइम में असेस हो। नंबर 2, जनरेटिव AI को यूज करना है कस्टमर सर्विस को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। नंबर 3, माइक्रो सर्विसेज जैसे मॉडर्न टेक आर्किटेक्चर को अपनाना है। इससे नए प्रोडक्ट्स जल्दी से लॉन्च हो पाएंगे। और नंबर 4, क्लाउड रेडी सिस्टम्स और एक्टिव डेटा सेंटर्स बनाने हैं ताकि बैंकिंग रिलायबल भी हो और स्केलेबल भी। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, राइट? AI, क्लाउड, मॉडर्न आर्किटेक्चर, बट यहाँ एक बहुत बड़ा बट है। ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर PSBs आज भी पुराने लेगेसी को बैंकिंग सिस्टम्स पर चल रहे हैं। और यहीं से शुरू होता है एक बहुत बड़ा एग्जीक्यूशन चैलेंज। आप सोचिए, इस टेक अपग्रेड के लिए PSBs को क्या क्या चाहिए? एक तो ढेर सारा पैसा, हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फिर एडवांस्ड AI इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पावरफुल GPUs और लाइसेंसिंग, उसके बाद एकदम सॉलिड साइबर सिक्योरिटी, और शायद इन सबसे बड़ा चैलेंज स्किल्ड टेक टैलेंट को अट्रैक्ट करना और उन्हें बैंक में रोक कर रखना। और ये जो चैलेंज है ना, टैलेंट का, इन्वेस्टमेंट का, यही वो जगह है जहां पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स के बीच का फर्क साफ नजर आता है। इन्वेस्टर्स इस एग्जीक्यूशन गैप को कैसे देखते हैं, चलिए समझते हैं। मार्केट में एक परसेप्शन बना हुआ है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि प्राइवेट बैंक्स टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में ज़्यादा तेज़ हैं क्योंकि उनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी स्ट्रांग है। वहीं PSBs को आमतौर पर थोड़ा स्लो माना जाता है, जो पुराने सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं और टॉप टेक टैलेंट को अट्रैक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, नंबर्स भी यही बताते हैं। लेट्स लुक एट द PE रेशियो, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये समझ लीजिए मार्केट का कॉन्फिडेंस मीटर है। अब देखिए, लीडिंग PSBs का PE रेशियो सिंगल डिजिट या लो टीन्स में है। और अब देखिए HDFC बैंक या ICICI बैंक का, उनका PE रेशियो डबल से भी ज्यादा है। ये फर्क मार्केट के कॉन्फिडेंस को साफ साफ दिखाता है। तो एग्जाम के लिए की टेकअवे क्या है? सिंपल, जितना ज्यादा वैल्यूएशन उतना ज्यादा मार्केट का भरोसा उस बैंक की एफिशिएंसी और फ्यूचर ग्रोथ पर। यही वैल्यूएशन गैप का असली मतलब है। ओके, तो हमने विजन की बात कर ली, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब बात करते हैं बेयर केस की, यानी वो क्या चीजें हैं जो गलत जा सकते हैं। एग्जाम के लिए ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। सो द बिग क्वेश्चन इस विजन को हकीकत बनाने के रास्ते में सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर्स क्या हैं? क्या क्या पोटेंशियल रिस्क्स हैं? यहाँ 5 बड़े रिस्क्स हैं और इन्हें ध्यान से समझिए। पहला है टेक्निकल रिस्क। पुराने सिस्टम्स के साथ नए AI/क्लाउड टेक्नोलॉजी को जोड़ना, ये एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स काम है। इससे जुड़ा है दूसरा सिक्योरिटी रिस्क। जितनी नई टेक्नोलॉजी उतने ही बड़े साइबर सिक्योरिटी के खतरे। फिर है पीपल रिस्क। टॉप टेक टैलेंट को सरकारी बैंक्स में लाना और उन्हें वहां रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चौथा है फाइनेंशियल रिस्क। इतने बड़े इन्वेस्टमेंट से शॉर्ट टर्म में बैंक के प्रॉफिट्स पर प्रेशर आएगा। और शायद सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक रिस्क,
हिस्ट्री बताती है कि पिछले ईज रिफॉर्म से एनपीएस तो कम हुए, लेकिन प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले कोई लॉन्ग टर्म कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिल पाया। तो इतने रिस्क के बाद क्या ये विजन बेकार है? बिल्कुल नहीं। द बिग पिक्चर देखना जरूरी है। ईज 9.0 का अल्टीमेट गोल विकसित भारत एट 2047 के विजन से जुड़ा है। अगर इसका एग्जीक्यूशन ठीक से हुआ तो पीएसबीज आने वाले समय में ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कस्टमर फ्रेंडली और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बन सकते हैं। पर दिन के एंड में बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है। विजन कितना भी अच्छा हो, इट ऑल कम्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। प्लान ऑन पेपर वर्सेस प्लान इन एक्शन। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगा कि पीएसबीज इस एम्बिशियस प्लान को जमीन पर कितनी इफेक्टिवली उतार पाते हैं। तो चलिए इस पूरी डिस्कशन को अब रैप अप करते हैं और आखिर में उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप ईज 9.0 के बारे में पढ़ते हैं तो आप एक साथ कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे होते हैं, जैसे कि बैंकिंग रिफॉर्म्स, पीएसबी गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर मॉडर्नाइजेशन और पीएसपीज वर्सेस प्राइवेट बैंक्स का कंपैरिजन। ये सारे टॉपिक्स आजकल के बैंकिंग एग्जाम्स और इंटरव्यूज का एकदम कोर बन चुके हैं। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है, सिर्फ क्या है ये मत पढ़िए, क्यों है और इसका असर क्या होगा ये समझिए। एनालिसिस पर फोकस कीजिए। So practice smart and revise analytically. All the very best for your exams.